नमस्कार। आज बात चीन और दलाई लामा की। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इतिहास, धर्म और आज की राजनीति सब उलझे हुए हैं। और ये मामला फिर गर्मा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो दशकों पुराने तनाव और जो हाल में चिंगारियां उठी हैं, खासकर उत्तराधिकार को लेकर, उस पर रोशनी डालती है। तो चलिए इन स्रोतों को जरा खोल कर देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति पर ये अलग-अलग दावे क्यों हैं, 1950 और 1959 इतने अहम क्यों थे, और सबसे जरूरी, अगले दलाई लामा को लेकर ये खींचतान इतनी क्यों बढ़ गई है। मकसद यही है कि इस पूरी जटिलता के पीछे जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। अगर इतिहास देखें तो स्रोत बताते हैं कि तिब्बत काफी समय तक अपनी एक अलग पहचान के साथ रहा। कई तिब्बती इसे एक तरह का स्वतंत्र धर्मशासित राज्य मानते थे, दलाई लामा के नेतृत्व में। हाँ, और दूसरी तरफ चीन का नजरिया है कि तिब्बत तो हमेशा से ऐतिहासिक रूप से चीन का ही हिस्सा रहा है। ये जो दो अलग अलग बातें हैं ना, यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। फिर 1950 में चीन का आक्रमण हुआ। करते हैं कि असल में कंट्रोल तो बीजिंग के पास चला गया। तो वो एक तरह से तिब्बत के पारंपरिक शासन के अंत की शुरुआत थी, कह सकते हैं। और फिर आया 1959 का विद्रोह। हाँ, वो तो काफी बड़ा मोड़ था। बहुत बड़ा। विद्रोह तो खैर नाकाम रहा और 14वें दलाई लामा को भारत आना पड़ा। उन्होंने फिर धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की। और चीन का रुख क्या रहा? चीन उन्हें तब से ही अलगाववादी कहता आया है, लेकिन तिब्बतियों के लिए और दुनिया में भी कई लोगों के लिए वो आज भी उनकी पहचान और उनकी आकांक्षाओं के सबसे बड़े प्रतीक हैं। यहीं पर शायद वो मध्यम मार्ग वाली बात आती है ना? दलाई लामा पूरी आज़ादी की जगह चीन के अंदर ही तिब्बत के लिए सच्ची स्वायत्ता की बात करते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनकी एक प्रमुख नीति रही है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस नीति पर तिब्बती समुदाय के अंदर भी सब एकमत नहीं है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ तो ये मध्यम मार्ग दलाई लामा को दुनिया के सामने एक यथार्थवादी नेता के तौर पर पेश करता है, पर वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के अंदर भी और बाहर भी, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उनमें से कुछ लोग इसे काफी नहीं मानते। वो पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ये नीति एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। और अब ये उत्तराधिकार का मुद्दा इसे और भी उलझा रहा है। चीन कह रहा है कि अगले दलाई लामा को पहचानने में उसकी भूमिका होगी, और वो स्वर्ण कलश विधि का जिक्र करता है। ये क्या है विधि? देखिए, ये स्वर्ण कलश विधि का इस्तेमाल किंग राजवंश के टाइम में कुछ बार हुआ था। इसमें कुछ नामों में से लॉटरी जैसा निकालकर चयन किया जाता था। चीन इसे ऐतिहासिक परंपरा बताता है, लेकिन तिब्बती से नहीं मानते। नहीं, कई तिब्बती और इतिहासकार इसे बाहरी कंट्रोल थोपने का एक तरीका मानते हैं। दलाई लामा और जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है, वो जोर देती है कि पुनर्जन्म की पहचान तो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें राजनीति का दखल नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दलाई लामा का जो हालिया बयान आया कि उनका उत्तराधिकारी उनका अपना ट्रस्ट, गादेन फूडिंग ट्रस्ट चुनेगा, ये तो सीधा चीन के दावे को चुनौती है। बिल्कुल सीधी चुनौती है। और इससे ये आशंका बनती है कि भविष्य में दो दलाई लामा हो सकते हैं, एक जिसे तिब्बती परंपरा से चुना जाएगा और दूसरा जिसे चीन मान्यता देगा या नियुक्त करेगा। ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी। हाँ, और हमें 1995 का पेंशन लामा विवाद याद रखना चाहिए। पेंशन लामा, जो दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे अहम गुरु माने जाते हैं, उनके मामले में ऐसा ही हुआ था। दलाई लामा ने एक बच्चे को पहचाना था, चीन ने उसे हटा दिया और अपना उम्मीदवार सामने रख दिया। वो बच्चा जिसे दलाई लामा ने चुना था, उसे तब से किसी ने सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, इसमें सत्ता और नियंत्रण की राजनीति कहीं ज्यादा गहरी है। निश्चित रूप से ये एक गहरा भू राजनीतिक मुद्दा है। दलाई लामा का जो वैश्विक सम्मान है और तिब्बतियों पर उनका जो प्रभाव है, वो चीन के लिए एक चुनौती की तरह है। तो उत्तराधिकार पर कंट्रोल पाने का मतलब होगा तिब्बती पहचान के बिल्कुल केंद्र पर कंट्रोल पाना। और ये तनाव सिर्फ चीन और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। हाँ, भारत की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है, क्योंकि दलाई लामा यहीं रहते हैं। हाँ, भारत के लिए ये एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है। एक तरफ वो दलाई लामा और तिब्बती समुदाय को शरण देता है, लेकिन दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर वो तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है। अभी हाल में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई दी, तो चीन ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल बताया था। हाँ, मैंने पढ़ा था। ये दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और दुनिया भर के नेताओं ने भी जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया था।
हाँ, वो भी महत्वपूर्ण था। कई वैश्विक नेताओं के बयान सिर्फ जन्मदिन की बधाई पर नहीं थे। वो एक तरह का संदेश भी था कि अगले दलाई लामा को चुनने की जो प्रक्रिया है वो बाहरी राजनीतिक दबाव से आज़ाद होनी चाहिए। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर नजर रखे हुए है। तो इन सब स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें तो तस्वीर यही बनती है कि दलाई लामा और तिब्बत का मुद्दा इतिहास, धर्म, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही पेचीदा जाल है। हाँ, और ये उत्तराधिकार का जो सवाल है, ये इस पहले से ही संवेदनशील स्थिति को आने वाले समय में और भी ज्यादा नाजुक बना सकता है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। अगर भविष्य में वाकई दो दलाई लामा सामने आते हैं, एक बीजिंग के समर्थन वाला और दूसरा तिब्बती परंपरा से चुना गया, तो दुनिया किसे मानेगी और सबसे अहम खुद तिब्बती लोग किसे अपना आध्यात्मिक नेता मानेंगे? और इसका तिब्बत के भविष्य, उसकी पहचान और स्वतंत्रता के संघर्ष पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।